अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मिश्रित खेती करके कैथल का किसान कमा रहा है अच्छी आमदनी। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 7। फसलों को रोग और कीट से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान भाई रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कीटनाशक दवाएं कीटों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालती हैं। अतः इन दवाओं का प्रयोग किस समय और कैसे करना है और दवाओं का छिड़काव करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जो कृषि के क्षेत्र में जो कीटनाशी प्रयोग किए जाते हैं में जो है विभिन्न प्रकार के निशान लगे होते हैं, उसमें जो है रंग अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा विषाक्त जो रसायन होते हैं उसके लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है, उससे कम विषाक्त जो होते हैं उसके लिए पीला रंग निर्धारित किया गया है, और उससे भी कम जो होता है उसके लिए नीला रंग होता है, और जो सुरक्षित होते हैं जो कम विषाक्त होते हैं उनके लिए जो है हरा निशान दिया गया होता है। इसी प्रकार से जो है उसमें लिखा भी हुआ होता है, हरे वाले पर कॉशन लिखा होता है, उससे जो नीला होता है उससे ज़्यादा जहरीला उस पर डेंजर लिखा होता है, और लाल और पीले दोनों पर पॉइजन लिखा होता है। इस तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये खतरा संकेत करता है कि यह इतना खतरनाक है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के रसायनों का कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा विषाक्तता वाले रसायन हैं, जैसे जिस पर लाल निशान लगे होते हैं या पॉइजन लिखा होता है, उन कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग जो है जमीन वाले कीड़े पर किया जाना चाहिए। सीधे सीधे फसल पर उन दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि सीधे सीधे किसी जीव में उसकी विषाक्तता के लक्षण न आए, उस पर विषाक्तता का असर न पड़े। इसी तरीके से दूसरा जो दर्जा है जिस पर पॉइजन ही लिखा होता है लेकिन उसमें रंग जो होता है पीला लगा होता है, उनका प्रयोग जो ज़्यादा सहनशील कीट हैं उनके खिलाफ करना चाहिए, और उसको प्रयोग करने का भी एक समय रखना चाहिए ये ध्यान में कि जिस वक्त वो कीड़ा ज़्यादा सेंसिटिव फेज में हो वैसे समय में प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो है बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। और तीसरा जो है नीला और हरा रंग डेंजर और कॉशन करके लिखा होता है। इन के रसायनों का प्रयोग सब्जी वाली फसलों में करना चाहिए, और ख़ास करके जिन सब्जियों में बार बार तुड़ाई हो रही हो, जिस फसलों में पॉलिनेटर जो है फ्रिक्वेंटली घूम रहे हों, उन सब फसलों में जो है हरा निशान वाले कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह के जिसमें हरे निशान लगे हों और कॉशन लगा हो, उसको जो है आप तुड़ाई करने के बाद जो है दवा छिड़क दें। 4 से 5 दिन से अगर फसल की तुड़ाई करते हैं, सब्जियों की तुड़ाई करते हैं, तो किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जहरीले दवा का प्रयोग जो है सब्जियों में किया जाता है, खास करके बैगन के खेती में बहुत ज़्यादा इस तरह के कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और हर 2-4 दिन के अंतर पर छिड़काव किए जाते हैं, और छिड़काव करने के बाद
तुरंत सब्जी तोड़ करके बाजार में डाल दिए जाते हैं। सब्जी जो भी उपभोक्ता उसका प्रयोग करते हैं उन सबों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी भी सब्जियां हैं जो ताजे ताजे खाए जाते हैं। तो ताजे खाने वाले सब्जियों में इस प्रकार के कीटनाशियों के जो अवशेष बचे होते हैं वो बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। उसके लिए एक तय किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक होती है डैमेज बाउंड्री, जैसे पहले किसी चीज को हम देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम तुरंत दवा छिड़क दें। नुकसान कितना हो रहा है इस चीज का आप ख्याल करें। तो पेस्ट मैनेजमेंट पर आने वाला कुल कॉस्ट यदि नुकसान से ज्यादा हो तो फिर नहीं करना चाहिए। नुकसान ज्यादा हो और पेस्ट मैनेजमेंट पर आपका कॉस्ट कम हो तभी आपको जो है किसी भी प्रकार के पेस्ट मैनेजमेंट टूल को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर कीड़े के लिए अलग अलग जो है उनका आयाती स्तर होता है। जैसे टमाटर में फल बेधक जो लगता है इसका है कि प्रति 1 मीटर में अगर एक कीड़ा आपको दिख जाता है तो आपको छिड़काव करना चाहिए। इसी तरीके से धान में जो है पत्ती चूसने वाले कीड़े लगते हैं लीफ हॉपर, इसकी प्रति पत्ती पर जो है 5-7 की संख्या में अगर आपको लीफ हॉपर दिख जाए तो छिड़काव करना चाहिए। तो हर फसल के लिए और हर कीट के लिए अलग अलग यह आर्थिक क्षति स्तर घोषित किया गया है। जैसे चना में वही इल्ली लगती है उसके लिए भी वही है। 1 मीटर एक लाइन में अगर एक आपको इल्ली दिख जाए तो इसका मतलब उसका छिड़काव किया जाना चाहिए दवा का, क्योंकि एक इल्ली जो है अपने जिंदगी में 25 से 30 पॉट तक को जो है वो डैमेज कर देता है। धान की फसल में कीट और रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक विधियों के बारे में जाना। आज भी हम आपको इनके प्रबंधन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत अंतिम विकल्प रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बारे में बताएंगे। कीटनाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। चूहा। बीज बुवाई से पहले उत्पाद बेचने तक चूहा धान की फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। रोपित खेत में धान की फसल को पानी के ऊपरी भाग को तिरछा में 45 डिग्री कोण में पौधों को काट देता है तथा दुग्ध अवस्था में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस समय यह दूसरा आहार नहीं लेता है। दानों को काटकर ले जाकर अपने बिलों एवं सुराखों में जमा करता है तथा अपने लिए खाद्य का प्रबंधन करता है। अधिक चौड़ाई वाले मेड़ तथा खरपतवार वाले क्षेत्र इसका निवास स्थल हैं। धान की कटाई के बाद खेतों एवं खलियानों, गोदामों एवं घर में रखे धान को चूहे काफी हानि पहुंचाते हैं। यदि इनका अधिक प्रकोप हुआ तो किसानों को लागत भी मिलना मुश्किल हो जाती है। ऐसे उदाहरण वाले किसान काफी देखे गए हैं। चूहे का नियंत्रण। चूहा प्रकोपित वाले गांवों एवं क्षेत्रों के सभी किसानों को सामूहिक रूप से मिलकर नियंत्रण करना चाहिए। यदि प्रकोपित क्षेत्र में एक साथ नियंत्रण कर लिया जाए तो प्रकोप नहीं के बराबर होता है। खेतों में खड़ी फसल हो या ना हो तो भी खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ खेत के मेढ़ों की चौड़ाई कम करके उनके सुरागों एवं बिलों को बनने से रोकना चाहिए तथा क्षेत्र के सभी किसानों को एक साथ धान की रोपाई करनी चाहिए। यांत्रिकी विधि में चूहेदानी का प्रयोग। फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही चूहेदानी का प्रयोग करके चूहे का नियंत्रण करना चाहिए।
सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे से पहले चूहे के सुराखों एवं बिलों को धुआं करके चूहों को मारने का उपाय करना चाहिए। इस विधि से ब्लोअर पाइप को चूहे के छेद में डालकर उसके उपरांत धुआं बाहर न आने के लिए गीली मिट्टी से सुराखों एवं बिलों को बंद कर दें। 2 से 3 मिनट तक धुआं करने से बिना ऑक्सीजन के चूहे मर जाते हैं। विष नियामक जैसे ब्रोमोडायलोन या जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग करें। ब्रोमोडायलोन दवा ज्यादा प्रभावी एवं सुरक्षित है। इसका प्रयोग करते समय बिना विष दवा देकर चूहे को आकर्षित करना जरूरी नहीं है। धान की खुद्दी 2 भाग तेल 2 भाग कीटनाशक को मिलाकर विषाक्त चारा बनाना चाहिए। प्रत्येक छेद में 10 से 15 ग्राम विषाक्त चारा पैकेट जैसा बनाकर अंदर डाल दें। पूरे फसल अवधि में इस दवा का प्रयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ से 1 मीटर अंदर नारियल खोल 4 स्थानों पर रखे भूमि के बीचों बीच एक नारियल खोल रखना चाहिए तथा प्रत्येक नारियल खोल में ब्रोमोडायलोन 50 ग्राम विषाक्त चारा रखना है एवं सप्ताह में 1 बार इसे बदलकर नए तरीके से पुनः उसे बनाकर फिर रखना है। जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो पूरी फसल अवधि में 1 बार ही प्रयोग करें। अगर फिर भी चूहा बच जाए तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट प्रत्येक छेद में डालकर इसका नियंत्रण किया जाता है। इस टैबलेट को सुबह 10 बजे से पहले छेद में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर दें। रासायनिक दवा के प्रयोग से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। बिना जानकारी के प्रयोग से उसी समय कीट का नियंत्रण हो जाए तो भी दूसरे कीट का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा होती है। वह है फसल की अंतिम अवस्था में फोरेट दानेदार दवा प्रयोग करने से कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। कार्बोफ्यूरॉन दानेदार का 2 बार से ज्यादा प्रयोग करने से पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। धान की फसल में मिथाइल पैराथियोन सिंथेटिक पैराथॉइड्स के प्रयोग करने से कीट पेनिकल माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए रासायनिक दवा के प्रयोग के समय किसानों को जानकारी होनी चाहिए। भूरा एवं हरा फुदका कीट और आवरण झुलसा रोग के नियंत्रण के समय पौधे की निचली सतह पर शक्ति चलित छिड़काव यंत्र से छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग और पैडी माइट के नियंत्रण के लिए छिड़काव करते समय पहले खेत के चारों तरफ छिड़काव करते हुए खेतों के बीच में छिड़काव करें। अभी तक जो अनुशंसित दवा है वो हस्तचलित छिड़काव यंत्र के लिए है। पावर स्प्रेयर या मिस्ट ब्लोअर के प्रयोग पर रासायनिक दवाओं की तिगुनी मात्रा करनी होगी। हस्तचलित छिड़काव यंत्र से प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर रासायनिक द्रव्य का छिड़काव कर रहे हों और अगर पावर स्प्रेयर है तो 80 से 100 लीटर रासायनिक द्रव्य का प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार के छिड़काव यंत्र से छिड़काव करने पर प्रति एकड़ में दवा की मात्रा बदलती नहीं है। देख लिया आपने शस्य यांत्रिकी जैव विधि को समोवेशित करके लगभग 80% कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बचे हुए कीट को रासायनिक दवा से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर समेकित नाशी जीव प्रबंधन अस्त्र आपके साथ है तो धान का भंडार आपके पीछे आएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे और आगे भी आपको देंगे बहुत सी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला,
खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा है, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे हरियाणा में इस साल बारिश कम हो रही है। किसान भाइयों, कभी कम बारिश तो कभी ज्यादा बारिश से एक ही फसल अगर आपने ली है तो नुकसान होता है। इसीलिए कुछ किसान मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनमें से एक है जिला कैथल गांव रसीना के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान महेंद्र सिंह। इन्होंने इस साल भी धान, तुरई, अमरूद के साथ साथ मछली पालन किया है। जानते हैं उनके अनुभवों को। भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में अनाज, सब्जियाँ, फल इत्यादि उगाते हैं और केवल पूरे देश की जनता का पेट ही नहीं भरते बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत देश के किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज का किसान अपने खेतों में पुराने ढंग से खेती न करके आधुनिक प्रणाली से खेती करके फसल उत्पादन में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक खेती करने वाले कैथल जिला के गांव रसीना के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना से उस समय बातचीत की गई जब वह स्वयं अपने खेतों में कड़ी धूप के बीच अपने खेत में लगी सब्जियों, धान की फसल और फलों के बाग में देखभाल कर रहे थे। किसान का जो मेहनत करता है उसका जो फल जो मिलता है, और किसान को फल जब भी मिलता है जब मेहनत करता है। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अपनी ज़्यादातर मेहनत करता है तो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपना खेती करता है, उनकी सलाह से काम करता है तो वो अपना पैसा तो बचाता। हमने जब अपने कृषि विज्ञान केंद्र कैथल है, कृषि विभाग है, जितने भी जो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई कृषि की नई नई तकनीकों से उन्होंने कई वर्ष पूर्व अपने खेत में धान, गेहूं, गन्ना, मक्की, दालें, सब्जियां और फलों का उत्पादन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि कृषि की नई नई तकनीकों से उन्हें काफी लाभ हुआ। कृषि वैज्ञानिक होता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो अपनी नई नई किसान के लिए तकनीक जो लाते हैं तो किसान के फायदेमंद की तकनीक लाते हैं। जैसे पहले उन्होंने 0 टिल गेहूं की जो बिजाई की थी उसको तकनीक लाए तो उसमें किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसका कोई इनको तरीका निकालो, मजदूर नहीं है उसका तरीका। उन्होंने एक धान की सीधी बिजाई जिसको 0 टिल बोलते हैं उसकी एक टेक्नोलॉजी निकाली है जो हमने हमारे खेत में हम 5-6 साल से कर रहे हैं। तो उस विधि से हमारा धान की उपज तो बढ़ती है, हमारे धान का कद्दू करना बचता है, मजदूर की लगाई हमने जब भी अपने खेत पे जब 2-4 ही फसल करते थे, जैसे गन्ना, गेहूं हो गया, जीरी हो गया, थोड़ा डेयरी हो गया, हमने किसानों की सलाह से उन्होंने हमारे को ऐसा काम सिखाने के लिए दूसरी जैसे हिमाचल हो गया, सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया,
तमिलनाडु हो गया, हमारे को उन्होंने विजिट एक्सपोजल विजिट पे देखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा के हमारी यूनिवर्सिटी ने, कृषि विभाग ने। हमने वहाँ सीख के फिर हमने अपने खेत में अडोप्ट किया तकनीकी को, और उससे हमारी पैदावार तो बढ़ गई है। जैसे हमने डेयरी है, डेयरी को किस लिए करना है, हम अपने डेयरी के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे हम पीछे हम बेंगलोर अभी 26 तारीख को आए थे, विजिट पे गए थे। हमने प्रोसेस, जैसे हम अपना कच्चा उत्पादन तो करें अपने फार्म पे, हर एक चाहे सब्जी हो, चाहे डेयरी हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, कुछ भी गन्ना, उसको प्रोसेस करके हम कैसे आगे बांटे, कैसे पैसा कमाए। हम अभी 26 तारीख को बेंगलोर विजिट पे गए थे, वहाँ पे एग्जीबिशन पे सीख के आए हैं। और तभी हम किसान के हम तो आने वाले किसानों को ही कहेंगे, यही सलाह देते हैं, अपने ही खेत में हर एक उसके पास फ्रूट भी होना चाहिए, उसके पास सब्जी भी होना चाहिए, उसके बाद डेयरी का अपना प्रोडक्ट जैसे लस्सी है, दूध है, दही है, वो भी अपने घर पे होना चाहिए। उसको बाजार की बजाय अपने घर पे ही पैदा करो और दूसरों को बांटे, अपने हर रोज अपने जेब में पैसा आना चाहिए। हम तो यही सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि आज भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जो किसान के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरा, किसानों को आज मजदूरों की भारी कमी के कारण भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में कृषि की नई तकनीकों से खेती करना किसान के लिए बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने खेतों, अनाज की फसलों के साथ साथ सब्जियों, दालों, फलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन भी करना चाहिए, ताकि किसान का हर रोज आमदनी का साधन बन सके। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना ने कहा कि हमें अपने खेतों में जैविक फसलों, सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बाजार में जैविक गेहूं, चावल, मक्की, दालों, सब्जियों और फलों की बहुत मांग है। किसान को इन उत्पादनों के भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हमने अपने फार्म पे भी 3-4 एकड़ ऑर्गेनिक सब्जियों को रखे हैं, जैसे तोरी है, भिंडी है, घिया है, करेला है, हमने ऑर्गेनिक किया है। हमारी अभी मैं 1 घंटा पहले आपसे, मैं अभी पूंडरी से मेरे पे टेलीफोन आया। पूंडरी हमारी सब्जी मंडी पड़ती है 12 किलोमीटर। 1 क्विंटल में अपनी तोरी ऑर्गेनिक देकर आया हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगा ऑर्गेनिक बेच। जहर वाली सब्जी मत पैदा करो, चाहे गेहूँ है, चाहे कोई कुछ भी है, चाहे धान है, चाहे चावल, कुछ भी, चाहे फ्रूट है, उसको ऑर्गेनिक बनाओ। ये खाने में भी स्वाद आएगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसान पूरी लगन मेहनत से आधुनिक तकनीकों से खेती करे और जैविक खेती को अपनाए, तो किसान बेहद खुशहाल हो सकता है। हम तो इतनी मेहनत करके अपनी इसलिए खुश हैं कि हमें ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो नेशनल लेवल पे हमने जो अवार्ड मिले, हमें तो ये बहुत खुशी की बात है। हम तो अपने आने वाले जो किसान भाई हैं उनको भी यही सलाह देते हैं, अभी जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपके फल जरूर मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। मैं आपको अभी साफ दुग्ध उत्पादन के बारे में बताऊंगी। दूध दोहने के लिए जो आपका पशु है उसके लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। ये कमरा आपके पशु बाड़े से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि वहां आने वाली गंदगी दूध को प्रदूषित ना कर सके। इसके लिए आपको चाहिए कि आसपास सफाई रखें, हमेशा हर रोज उस कमरे की धुलाई हो और एक सिंपल सा डिसइंफेक्टेंट यानी पशु कीटाणुरोधी लिक्विड जैसे कि लाल दवाई जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का 1% सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं धुलाई के लिए। दुहाई के पहले हमें पशुओं का भी ध्यान रखना है। पशु की दुहाई के पहले उसकी सफाई अच्छे से होना चाहिए, उसको नहलाना चाहिए। नहलाने के बाद तुरंत दुहाई नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से सूख जाने दें, उसके बाद फिर दुहाई के लिए जाए। नहीं तो जो धुलाई का पानी है वो अगर दूध में आता है तो उससे भी दूध प्रदूषित हो जाता है। दूसरा ध्यान हम ये रख सकते हैं कि जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं दुहाई के लिए, ये बर्तन हमारे बहुत साफ होने चाहिए। इनको इस्तेमाल करने के पहले भी हमको अच्छे से साबुन से धोना है और उसके बाद फिर यही 1% जो सोल्यूशन है हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करने के पहले पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो ग्वाला है। हम में से बहुत कम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो ग्वाला है वो किस तरह से दुहाई करने के लिए आया है। हम में से कोई भी ध्यान नहीं देता कि ये ग्वाला अपने नाखून काट रहा है कि नहीं, अपने बालों पे गमछा ठीक से लपेटे है कि नहीं, इसे कोई छोटी मोटी बीमारियां जैसे गला खराब होना, बुखार, छींकना, खांसना ऐसा कुछ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये सब ध्यान रखने के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब वो दोहने के लिए गाय के लिए आए तो सबसे पहले वो अपने खुद के हाथ साबुन से धोए और पोटेशियम परमैंगनेट के इसी 1% सोल्यूशन से अपना हाथ भी धोए। इसके अलावा थनों की सफाई करना और जानवर की सफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो दूध फिर से इससे प्रदूषित हो जाएगा। जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं दुहाई के लिए, ये बर्तन कभी भी चौड़े मुंह का नहीं होना चाहिए। जितना छोटे मुंह का बर्तन यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। ये बर्तन हमेशा धुले हुए पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से सैनिटाइज किए हुए और सूखे हुए होना चाहिए। उनका आकार विशेष होता है, वो छोटे मुंह के बर्तन होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्वाला आता है, ग्वाले के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ग्वाले की नियमित जांच हमको करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मनुष्यों से पशुओं में भी जाते हैं। और इनमें से बहुत एक सिंपल रोग है थनैला रोग, जो है वो भी मनुष्यों के सिंपल खराब गले होने के कारण जो स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस जीवाणु है, इनसे पशुओं में आ जाते हैं और इसके कारण एक विभीत स्वरूप ले लेते हैं थनैला के रूप में, जिससे हमें बहुत ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। दुहाई करने के बाद जितनी जल्दी हो सके इस दूध को छान करके साफ कपड़े से छानने के बाद आपको स्टोर करके रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसको पाश्चरीकृत या 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हमारे घरों में होता आया है दूध को उबाल देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि उसके खराब होने के चांसेस कम रह जाएं और आप उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।